हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर जो कि प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन पे। डेट है आज 17 नवंबर। तो आज हम 17 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके पहले दिवाली वेकेशंस की वजह से कुछ न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं आई थी न्यूज़पेपर्स में, और इसके अलावा एक दो न्यूज़ेस ही थी जो कुछ तो मैंने आज ही कवर कर ली हैं, लेकिन एक दो न्यूज़ेस जो आपकी बची हुई हैं, तो जो हम संडे को वीकली वाला पार्ट करेंगे उसमें हम ये करंट अफेयर की पूरी न्यूज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो वीकली वाली आपकी वीडियो आएगी संडे को 1 घंटे वाली, उसमें जितनी भी ये न्यूज़ेस बची हुई हैं उनको कवर अप करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो लाइव क्लासेस मिलेगी। किसी भी कैटेगरी का एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उस कैटेगरी का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। कस्टमाइज मेंटरशिप है, इंडिविजुअल अटेंशन पे फोकस किया जाएगा। नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज और क्विज भी ले सकते हो, और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पे। प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए, परचेज़ करने के लिए ये रेफरल कोड यूज़ करें जो कि SGIRI SGIRI। जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो इस 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और इस रेफरल कोड को यूज़ करें। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, पहली न्यूज़ है, वो क्या है? जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनको हाल फिलहाल में नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो इससे हमारे प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है CIC क्या है, कब बनाया गया, कैसे इसकी अपॉइंटमेंट होती, कैसे रिमूवल, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन RTI एक्ट 2005 जो लाया गया, RTI एक्ट 2005 में बोला गया है कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनेगा और साथ ही हर स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हम किसको? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। CIC 2005 में बनाया गया पहली बार, किसके? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर। RTI की सेक्शन 12 कहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट रहता है उसमें नोटिफिकेशन निकाल के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, बनाएगी। ये एक बॉडी रहेगी। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो ज्यूरिसडिक्शन है ये सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ पर रहेगी। ठीक है, मतलब जो आपके PSUs हो गए, जो सेंट्रल लेवल के ऑफिस हो गए, उन सब पे इस कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में होगा कौन कौन? तो एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको अभी अपॉइंट किया गया, जो कि कौन हुए हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसके अलावा क्या होंगे? आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। ठीक है, जिनको बोलेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। और ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। मैक्सिमम 10 ये नंबर में होंगे इंफॉर्मेशन कमीशन। जितने ज़रूरत है उसके हिसाब से अपॉइंट करेंगे, मैक्सिमम लेकिन 10 हो सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन, इन दोनों को अपॉइंट करेगा कौन? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट महोदय इनको अपॉइंट करेंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे? तो एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे? तो 3। पहले होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, जो इस कमेटी के चेयरपर्सन भी होंगे। सेकंड होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि कहाँ से आ रही होंगे? लोकसभा से। ठीक है, राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लोकसभा का। इसके बाद एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जिसको नॉमिनेट किया होगा किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। तो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेटेड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर। इन 3 मेंबर्स की ये कमेटी रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को। उसके बाद उस पर्सन को या तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो ऐसे पर्सन जिन्होंने काम किया हो किसमें? पब्लिक लाइफ में। ठीक है, और वो जो टॉपिक्स हैं वो डील करते हो, या फिर उन्हें नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो किस फील्ड में? लॉ की फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में अगर उनको एक्सपीरियंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, मास मीडिया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? फिर ऐसे पर्सन्स को आप यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो CIC। ठीक है, तो ऐसे सारे पर्सन्स को आप यहाँ पे CIC अपॉइंट कर सकते हो।
सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, तो जो सीआईसी होना चाहिए, जो भी पर्सन सीआईसी या इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा वो एमपी और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा या तो उसने कहीं पे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रख करके रखा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसा कोई ऑफिस ज्वाइन नहीं किया हो कि सीआईसी पर आने से वो उस ऑफिस को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। ठीक है, तो बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से किसी जॉब में ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड ना हो या पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरीके से कनेक्टेड ना हो या फिर ऐसे किसी बिजनेस में कनेक्टेड ना हो या प्रोफेशन में जिससे वो अपने पद का इस्तेमाल करके उसको प्रॉफिट पहुंचा सके। रिज़ाइन कैसे करेगा, तो एक सीआईसी या आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये रिज़ाइन करेंगे प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट को इन रिटर्न या रेजिग्नेशन दे सकते हैं। टर्म्स क्या होंगे ऑफिस की या सर्विस कंडीशन क्या होंगी, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा ये 5 साल के लिए रहेगा अपने ऑफिस में। ठीक है, 5 साल इसका टेन्योर रहेगा, जिस डेट से ये एंटर किया उस डेट से। इसके बाद रीअपॉइंटमेंट इसकी नहीं हो सकती है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सैलरी और अलाउंसेस जो रहेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, तो ये किसके जैसे रहेंगे, तो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हैं सेम ऐसे ही आपके क्या होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सैलरी और अलाउंसेस होंगे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा जिस डेट से ये आया है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, रीअपॉइंटमेंट के लिए ये भी एलिजिबल नहीं होगा, बट ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर से सीआईसी बन सकता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। इसके बाद क्या है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये जब अपना पद खाली करेगा, ठीक है, ये अपना पद खाली करेगा या इसका ऑफिस खाली होगा सेम मैनर में, किस मैनर में, जिस मैनर में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे, तो यहाँ पे अगर इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया भी जाता है, ठीक है, तो इनका टोटल टर्म 5 साल हो सकता है। एग्रीगेट टर्म के अगर 2 साल सपोज यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो 3 साल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह सकते हैं, लेकिन टोटल टेन्योर 5 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे तो इनकी जो सैलरीज या सर्विस कंडीशन रहेंगी वो किसके जैसे रहेंगी, तो जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके जैसी ही रहेंगी। रिमूवल की बात करें तो इनको रिमूव कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इनको रिमूव किया जा सकता है, सीआईसी और आईसी दोनों को। कंडीशंस क्या होंगी, या तो इनका मिसबिहेवियर प्रूव हो गया हो, इनकैपेसिटी प्रूव हो गई हो, और ये प्रूफ कहाँ से होगी, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा कोई रेफरेंस बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए और वो इन रिपोर्ट्स को यहाँ पे अप्रूव कर देता है कि हाँ इसने मिसबिहेव किया या इनकैपेबल है, तो उस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट इसको अपने ऑफिस से हटा सकता है। इसके अलावा या तो ये किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो या फिर एडजर्न इंसॉल्वेंट हो, तो इन केसेस में भी इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। तो ये था आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेकेंड न्यूज़ है आपकी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसका टेस्ट किया है, सक्सेसफुल टेस्ट था। तो ये कहाँ से किया है, उड़ीसा से कंडक्ट किया हुआ था। तो अब हम पढ़ लेते क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम क्या होता है, QRSAM। तो ये देखो एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, कैनिस्टर बेस्ड मतलब ऐसे कंपार्टमेंट्स में अलग अलग बनाया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में इसको स्टोर करके रखा जाता है, उसी से इसको ऑपरेट किया जाता है। कैनिस्टर में रखने से फ़ायदा क्या होता है कि जो अंदर का इन्वायरमेंट रहता है वो पूरे तरीके से कंट्रोल्ड रहता है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज दोनों में इसको ईजी होता है कि इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और स्टोर करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा जो वेपन की सेल्फ लाइफ हो सकती है, मतलब कितने टाइम तक उसको अच्छे से रखा जाता है, तो वो सेल्फ लाइफ भी इससे बढ़ जाती है, इसीलिए इसको कैनिस्टर बेस्ड बनाया गया है। ये कैसी मिसाइल है, तो ये है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब धरती से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। शॉर्ट क्यों है, क्योंकि इसकी रेंज केवल 25 से लेके 30 किलोमीटर तक ही है। इसको बनाया गया है किसके लिए, तो इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है और एरियल अटैक के लिए कि जो आर्मी है तो हवा में कोई अगर प्लेन वगैरह उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर है, उस पर उसको अटैक करना है, तो एरियल अटैक के लिए इसको बनाया गया है।
ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला सिस्टम कैसा है, तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, इसमें दो रडार लगी हुई हैं। पहला कौन सा है, एक्टिव एरे बैटरी सर्वेलेंस रडार, और दूसरा है एक्टिव एरे बैटरी मल्टी फंक्शनल रडार। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है, इसमें एक लॉन्चर है। लॉन्चर क्या करेगा, मिसाइल को छोड़ेगा, फिर ये रडार क्या करेंगी, जिस टारगेट को आपने जिस टारगेट पे इसको छोड़ा है, तो ये 360 डिग्री उस टारगेट का कवरेज करती है, उस टारगेट को सर्च करेंगी और फिर उसको ट्रैक करके उस पर अटैक करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आप बोल सकते हो फायर एंड फॉरवर्ड वाली टेक्निक है कि ढूंढ के उसको ख़त्म कर देंगी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें मिसाइल में कौन सा इंजन है, तो सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेट मिसाइल इंजन लगाया गया है। नेविगेशन सिस्टम भी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये इंडिजीनियसली एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल है जो किसने डेवलप की है, यहाँ पे हमारे DRDO ने। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो हाल ही में लोनार लेक, ठीक है, जो कि आपकी पड़ती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे, तो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद सूर सरोवर लेक तो ये पड़ेगी आपकी आगरा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के। इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, रमसार साइट्स डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो अब इंडिया में टोटल रमसार साइट्स कितनी हो गई हैं इन दो के आने के बाद, 41, जो कि पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है साउथ एशिया में। 41 यहाँ पे रमसार साइट्स हो गई हैं इंडिया के साइड से। लोनार लेक कहाँ है, तो लोनार लेक जैसा मैंने बताया बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ये लेक बनी है किससे, तो ये डेक्कन प्लेट्यू के जो बसाल्टिक रॉक हैं उनसे बनी हुई है। ये बनी कैसे थी, तो एक मीटियोर जो होता है, ठीक है, उल्का पिंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो गिरा था आसमान से, उसके गिरने की वजह से जो मीटियोरिक लेक बन जाती हैं, उससे ये बनी हुई थी। आज से कितना, तो लगभग 35 से 50 हज़ार साल पहले बनी हुई है। इसके पास ही क्या है, लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के अंदर ये लेक पड़ती है। ये लेक पार्ट है लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और ये जो लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर ही क्या पड़ता है आपका, मेलघाट टाइगर रिजर्व। ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व भी यहीं पे पड़ता है। इसको लोनार क्रेटर भी बोला जाता है। और साथ ही ये किसके अंदर लाई करती है, नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट क्या होता है, तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनके ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है, जिनके ज्योग्राफिकल फीचर हमें अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं या ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, अर्थ साइंस की हिस्ट्री से बताते हैं या इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, जो कि हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जगहों को हम क्या डिक्लेयर करते हैं, नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो सेम यहाँ पे लोनार क्या है, मीटियोर के बारे में बता रहा है। मीटियोर से हम अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए इसको नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। सेकंड आपकी है सूर सरोवर लेक। सूर सरोवर लेक आपका, इसको एक और नाम से जाना जाता है कीथम लेक में। ये कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है सूर सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी में। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आगरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, यमुना नदी के किनारे ये पड़ेगी। लगभग 8 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है, और टू बी प्रिसाइज तो 7.97 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। लगभग 165 माइग्रेटरी और रेजिडेंस बर्ड्स यहाँ पे रहती हैं, उनका होम है ये। इसके अंदर एक बियर रेस्क्यू सेंटर भी है जो रेस्क्यू करता है किसको, डांसिंग बियर्स को। ठीक है, तो डांसिंग बियर्स को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे एक बियर रेस्क्यू सेंटर भी है। रमसार कन्वेंशन क्या है, तो एक ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, किस चीज़ के लिए, जो वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए और वाइजली उनका यूज़ किया जा सके उसके लिए। इसको साइन किया गया था कहाँ पे, रमसार सिटी में, जो कि आपकी पड़ती है ईरान में। तो ईरान की रमसार सिटी में इसको साइन किया गया था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा रमसार कन्वेंशन। 2 February 1971 में इसको साइन किया गया था। ऑफिशियल नाम इसका क्या है, तो द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटाट, तो ये इसका नाम है। 1975 में ये इन्फोर्स किया गया। इसके अंदर एक और आता है आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, तो ये एक कन्वेंशन है जिसके अंदर कुछ वेटलैंड साइट्स हैं जिनको रजिस्टर किया जाता है, जो कि कैसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ वेटलैंड साइट्स को इसके अंदर डाला जाता है। डाला क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे या तो इकोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल चेंज यहाँ पे हो चुके हैं या हो रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर ऐसा हो सकते हैं। ठीक है,
और ये सारे इकोलॉजिकल चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं, तो या तो यहाँ पे किसी ना कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से, या इन जगहों पे पॉल्यूशन बढ़ गया है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन तीनों की वजह से या तो यहाँ पे इकोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं, हो रहे हैं, या हो सकते हैं। इन 3 केसेस में यहाँ पे उस साइट को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, रामसार साइट, और उसके अंदर भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। ये रामसार साइट के अंदर ही मेंटेन किया जाता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को बनाया गया था किसके द्वारा, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1919 में, इनकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था 1991 में। ठीक है, यहाँ पे साइट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड में ऐड भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है, और ये सब किससे होगा, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं इनके अप्रूवल से ही होगा। बिना इनके अप्रूवल से साइट को यहाँ पे ऐड और रिमूव नहीं किया जा सकता है। इंडिया में बात करें तो करेंटली 2 साइट्स हैं जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर डाली गई हैं। पहला है आपका क्योलादेव नेशनल पार्क, जो कि आपका पड़ेगा राजस्थान में। सेकंड पड़ेगी आपकी लोकटक लेक मणिपुर में। इसके पहले चिल्का भी इसका पार्ट था, लेकिन बाद में इसको वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया रामसार कन्वेंशन के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हमारी भारतीय नेवी है, इंडियन नेवी, उसने 5th कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिसका नाम था INS वगीर, ठीक है, INS वगीर, इसको लॉन्च किया है। कलवरी क्लास की सबमरीन्स क्या है, तो ये बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम से चलने वाली सबमरीन है। इनको प्राइमरी अटैक सबमरीन्स और हंटर किलर भी बोला जाता है। ठीक है, ये अटैक टाइप की सबमरीन्स होती हैं, जिसको यूज़ कर रही है कौन, हमारी नेवी इसको यूज़ कर रही है। इसको एंटी वॉरशिप और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर कोई यहाँ पे युद्ध पोत या जहाज आ रहा है तो उसको उड़ाने के लिए, या दूसरी सबमरीन पे अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ में सर्वेलेंस और नेवल माइन लेइंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब अपने चारों तरफ सर्वेलेंस करना हो तो, और यहाँ पे नेवी को अगर कोई माइंस वगैरह बिछानी हो पानी में, तो उसके लिए भी इन सबमरीन्स को यूज़ किया जा सकता है। कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है, इसको हम डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर यहाँ पे हम पूरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को डेवलप कर रहे हैं। इसको बना रहा है कौन, तो मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में। कैसा है, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये इसको बना रहा है। ये स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स हैं, इनको डिज़ाइन और डेवलप किया है किसने, तो ये फ्रेंच का एक डिफेंस मेजर नेवल ग्रुप है, जिसका नाम क्या है, DCNS। ठीक है, फॉर्मल नाम इसका ये था। इसने इसको डेवलप किया हुआ है। साथ में इसके कौन था, स्पेनिश का एक ओन है नवांटिया। ठीक है, नवांशिया करके है ये स्पेनिश कंपनी। ये दोनों मिलके इन्होंने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई थी। इनके साथ मिलके मझगांव डॉक लिमिटेड जो है इंडिया में, यहाँ पे सबमरीन कलवरी सबमरीन बना रहा है। कौन सी, स्कॉर्पियन क्लास। ठीक है, ये तो थी 5वीं। तो इसके पहले 4 कौन सी थी, तो सबसे पहली आई थी आपकी INS कलवरी, फिर आई आपकी INS खंडेरी, फिर INS करंज, INS वेला, और फिर इसके बाद INS वागशीर। ठीक है, तो INS वागशीर, कलवरी, करंज, वेला, और इसके बाद आपका खंडेरी। ठीक है, ये 5 सबमरीन्स थी। इसके अलावा इंडिया में अगर हम करेंटली बात करें तो एक न्यू सबमरीन जो है, यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन हमारे यहाँ पे 2 काम कर रही हैं। एक चक्रा, INS चक्रा, और एक INS अरिहंत। इसके अलावा 14 सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर नहीं है, अदर फॉर्मेट में डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी में लाई करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 सबमरीन जो डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी के जो ऑपरेशनल है वो कौन कौन सी है, कलवरी, शिशु हुमर, और इसके बाद सिंधु घोष। तो ये 3 सबमरीन्स हमारे यहाँ पे अभी ऑपरेशनल हैं, जो चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट न्यूज़ आपकी रिलेटेड है किससे, चाइना से। चाइना से कैसे, तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, अरुणाचल का जो ये देख रहे हो जैसे आप मैप में, ये अरुणाचल का जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है, इसके पास ही चाइना एक रेल लाइन बिछाने का प्लान कर रहा है। ये रेल लाइन कहाँ से आएगी, तो तिब्बत का जो लहासा है, ठीक है, भूटान से ऊपर साइड को पड़ेगा, ये रहा लहासा। तो तिब्बत का जो लहासा है वहाँ से लेके
चेंगडू, ठीक है, ये चेंगडू जो चाइना का पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, चाइना के अंदर जाओगे तो ये हो गया आपका चेंगडू, और यहाँ पे लहासा तिब्बत के जस्ट, भूटान के जस्ट ऊपर तिब्बत में पड़ने वाला है, ठीक है। अब ये चेंगडू क्या है, तो चाइना की जो शिंगवान प्रोविंस है, शिंगवान प्रोविंस है, उसकी क्या है, कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट करेगा किसको, शिंगवान, चेंगडू और नियांगची, ठीक है, नियांगची ये बीच में यहाँ पे पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर, तो इनको कनेक्ट करने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो ये नियांगची है ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के नियर बाई सिटी है, ठीक है, ये अरुणाचल के नियर बॉर्डर वाई है, और लहासा ये भूटान के पास पड़ जाती है। तो इसके अराउंड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक रेलवे लाइन डेवलप कर रहा है, ठीक है, ये रेलवे लाइन डेवलप कर रहा है। यहाँ पे ये 1000 किलोमीटर तक का काम तो इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, और बाकी इसने बोला है कि जो पूरी रेल लाइन है 2030 तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और ये रेल लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी। ये कितनी बड़ी है, तो 435 किलोमीटर यहाँ पे सेक्शन रहेगा, कहाँ से, लहासा से लेके, और यहाँ पे नाइंगची तक लहासा से लेके नाइंगची तक कितना है, तो ये 435 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है 2015 से, और इसको फिनिश कर दिया जाएगा 2021 के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए ये थ्रेट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। यूपीएससी के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेंस में तो ये आता ही, प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, इसके अराउंड जितनी भी लोकेशंस हैं आप अपना एटलस विजिट करें, और यहाँ पे जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सबको देखें यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी अक्सर ऐसी चीज़ों से डायरेक्ट नहीं, मैंने पहले बताया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो माउंटेन, वाटर बॉडीज़, इन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं तक था। ये मेरा रेफरल कोड है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पे, तो जल्दी से इस रेफरल कोड को अप्लाई करें जो भी आप नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो, अपने सारे दोस्तों में और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।